नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। पटना से जुड़े हैं अभिषेक तिवारी जी, बहुत स्वागत है अभिषेक जी। बाबा रामदास जी जुड़ गए हैं। इस समय मुझे जानकारी नहीं है कि हिमाचल में है या पंजाब में है। हिमाचल में होता है, हिमाचल में जी, बहुत स्वागत है आपका। और लखनवी को तो आप जानते हैं, वीरेंद्र नाथ भट्ट, वो तो लखनऊ में रहते ही। नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं अभिषेक आपके पास ही आता हूँ। ये कब तक चलेगा जेएनयू में? ये किस खुशी में मोदी और शाह की कब्र खुदवा रहे हैं? अगर उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी है तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। क्यों नहीं दी है, इसके वाजिब कारण बताए गए हैं। वो सारी धाराएं मैं कहें तो फिर से पढ़ करके सुना सकता हूं जो जो उन पर लगाई गई है। एफआईआर नंबर 59 2020, आईपीसी की धारा 147, 148 दंगे भड़काने, 302 हत्या, 149 गैर कानूनी जमावड़ा, यूएपीए 1967 की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 से 27, आईपीसी की धारा 124 ए, आईपीसी की धारा 153 ए, यानी देशद्रोह भी, समुदायों के बीच वैमनस्य भी, हत्या भी, दंगा भड़काना भी और आतंकी गतिविधियों में शामिल होना भी। कौन सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों की बेल ग्रांट करेगा? और कब्र खुदवा रहे हैं मोदी और शाह की, किस लिए? जी, सबसे पहले सर आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, रामदास सर को प्रणाम और वीरेंद्र सर को प्रणाम। देखिए, जेएनयू में ये इसलिए चल रहा है क्योंकि अब बचा खुचा नक्सलवाद वहीं पे है, बाकी कहीं तो बचा नहीं। डेडलाइन 26 की समाप्त होने वाली है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन कब्र खुदेगी से। भाई हिंदू लोग हैं, हिंदू की भी कब्र खोदोगे? इतना ज्यादा इस्लाम का प्रेम, हिंदू की कब्र नहीं खुदती, पहली बात। दूसरी बात, ये जो वामपंथी ब्रिगेड है, इन पर जो खुद जेएनयू से आया है कि भाई एफआईआर होनी चाहिए, इनके ऊपर लेकिन यूएपीए लगना चाहिए अलग से, और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना अलग से, क्योंकि निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का है। दूसरी बात, ये लोग बिलबिला रहे हैं कि देखो शर्जील इमाम की आईआईटी की डिग्री, आईआईटी की दिख रहा हूं डिग्री, ओसामा बिन लादेन की डिग्री दिखाऊं मैं? अभी दिल्ली में लाल किले में डॉक्टर थे, डिग्री से आतंकवाद और मुस्लिम आतंकवाद का क्या लेना? आप सब तो फ्लैट अर्थ सोसाइटी वाले, जिनका अटल जिम्मा, जिनको जिम्मा दिया गया कि सबको इसी सर्कल के अंदर लाना है, जो सब कहे कि फ्लैट अर्थ सोसाइटी है, धरती फ्लैट है, तो आप तो उसमें हैं। हाँ, अगर आपको यह लग रहा है कि भारत की न्यायिक प्रणाली ने ममदानी की चिट्ठी को करारा तमाचा मारते हुए यह कहा कि खबरदार, सालों 1 साल तक आना भी नहीं इनका बेल मानने के लिए, तब मैं समझ सकता हूं कि वैश्विक इस्लामिक एजेंडे को धक्का लगा है। आश्चर्य की बात है, जिस इस्लामिक देश में डेमोक्रेसी नहीं होती, वहां वामपंथी भी नहीं होते, और जहां वामपंथी होते वहां मुसलमान नहीं होते। भारत में ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं और गाना गा रहे हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा। अब रही बात जो आपने कोर क्वेश्चन पूछा, कब तक चलेगा? बस समापन की ही हो रहा है सर, अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि इसमें एक लाइन और कही कि लाल आतंक चलेगा, तो लाल आतंक तो छत्तीसगढ़ से समाप्त हो गया, लाल आतंक समाप्त हो गया। इनको असल समस्या ये है कि इनके फुट सोल्जर को अमित शाह जी के नेतृत्व में ऐसा गृह मंत्री देश में आया जिसने बोला कि मैं नक्सलबाड़ी की से निकले हुए इन विषैले पौधों को, जो कि छत्तीसगढ़ में बस गए, निकले तो बंगाल से, इनको खोज खोज के मारूंगा।
और सीधा अभी आप इन दिनों अगर लेफ्ट चैनल्स आपका समय मिलने के कारण देखना हुआ हो, वो लोग इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बता रहे हैं। उमर खालिद के पिता सिमी के एक्टिव मेंबर, वो भी आज एक्टिविस्ट कहला रहे हैं। टेक्निकली आतंकवादी कहलाने चाहिए। सिमी बैन नहीं, वो सिमी के नहीं है, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े नेता हैं। अब है सिमी के भी सीनियर मेंबर रहे हैं। सिमी के सीनियर मेंबर रहे हैं सर। हाँ तो रहे होंगे, लेकिन आजकल वो पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े प्रवक्ता हैं। इसका मतलब यह है कि सिमी वाले अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चला रहे हैं, हम तो यही कहेंगे फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिमी और पर्सनल लॉ बोर्ड सब देवबंदी हैं। बाद में सिमी बैन किया तो बाद में इंडियन मुजाहिदीन बना। तो ये मत कहिए यहां कोई एक्टिविस्ट नहीं है, हमको पता है तुम्हारी हकीकत क्या है। मैं तो पहले दिन से कहता हूं, मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से पहचानता हूं। हाँ, जो लोग रो रहे हैं कल से, तो मुझे मोदी जी वाला वो मीम याद आ जाता है। फोन कर रहे थे खिलाड़ियों को, वो तो अच्छे चीज के लिए था। अभी उनको फोन कर देना चाहिए कि आप लोग सबसे पहले रोना बंद कीजिए। पूरा इकोसिस्टम, प्रकाश राज हो, विशाल डडलानी हो, वो सब इसी सुर में बात कर रहे हैं। राजद की प्रियंका भारती भी इसी सुर में बात कर रही है, और संजय झा। तो ये जो स्टूडेंट के भेष में, इनको पता है कि मेरे पास ऐसे नेताओं के जो विपक्ष में बैठे हैं लेकिन बैकअप है। कल को पुलिस उठा के लेके जाएगी, राहुल गांधी पहले पहुंचेंगे कि कौन आदमी पहले पहुंचे। तो बस अंतिम सांसें गिन रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस गिन रही है। और इनके समर्थक पत्रकार बन गए हैं यूट्यूबर, तो आवाज पहुंचती नहीं जहां पहुंचाना होता है, वो भी खत्म। तो जब जड़ काटा जा रहा होगा सर, तो दिक्कत तो है। अमित शाह जड़ के अंदर मट्ठा डाल रहे हैं। अब ये रोना धोना कुछ दिन आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमको भी। हाँ, हमको, हमारे पास ये है कि हमारे पास गाली देने को कंटेंट मिलेगा, पर असल में ये वो जेएनयू का इंस्टीट्यूशन के अंदर ये जो है एसएफआई हो गए, ये लोग असल में अर्बन नक्सल है। और इनका जब तक वैचारिक पतन, इनको पूरी तरह से नहीं काटा जाएगा, ये फिर पनपा लेंगे। इसलिए इनका भी स्वाहा होना बहुत है। इनके बड़े लोग हो गए, गौतम नलखा वगैरह हो गए, खत्म हो गए लिटरली। अब यही बचे हैं जो मुट्ठी भर बचे हैं। जरा कुछ प्रतिक्रियाएं पढ़ लेते हैं एक बार। ये अश्वनी उपाध्याय की है। लिखते हैं कि ऐसे नारे अरब दुबई में क्यों नहीं लगते, ऐसे नारे चीन जापान में क्यों नहीं लगते, ऐसे नारे अमेरिका रूस में क्यों नहीं लगते, सिंगापुर सर अमेरिका में लगते हैं नारे। इन्होंने कहा है कि ना शिक्षा में संस्कार हैं और ना ही कानून का खौफ रह गया है। ये एक और प्रतिक्रिया है, इसको भी जरा देख लेते हैं। उमर खालिद पर अत्याचार हो रहा है। जोहरान ममदानी को भारत के मामलों में बोलने का अधिकार है। पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस के नेता, कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं यूएस से हमारे मामलों में बोले, उन्हें अधिकार है बोलने का। अब जरा रूबी का लियाकत का देख लेते हैं। उन्होंने लिखा है, लेफ्ट छात्रों की नारेबाजी सुनिए, तरस आता है ऐसी सोच पर जहां नफरत की इंतहा ऐसी कि बस कब्र खोद दो। शर्जिल और उमर को जमानत नहीं मिली तो सबकी कब्र खोद दो। फैसला अदालत का है लेकिन कब्र खोदेंगे मोदी और शाह की। लाइब्रेरी में फिस्कल रिकॉग्निशन लागू हो गया है, लेफ्ट छात्रों को पसंद नहीं आया तो कब्र खोद देंगे अंबानी राज और अडानी राज की। ये अजीब जहनी बीमारी है। एक और जरा देख लेते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सोचिए, देश के टीवी चैनलों पर यूं ही नहीं शर्जिल इमाम और उमर खालिद के पक्ष में एक वर्ग कुतर्क करता दिखता है। ये जेएनयू छात्र हैं जो कम्युनिस्ट संगठनों से जुड़े हैं। जेएनयू उनके लिए मोदी शाह की कब्र खोजने वाली एक जगह है। इसी विचार से निकलकर कन्हैया कुमार कांग्रेस में राहुल गांधी का अत्यंत प्रिय हो गया। समझिए कि कम्युनिस्टों ने देश के नौजवानों के मन में कैसा जहर बो दिया है। वैसे किरण रिजिजू का भी एक ट्वीट में देख रहा था,
उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि ऐसे देश में रहते हैं जहां प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली दी जाती है, फिर भी ये मानसिक रूप से बीमार लोग को आजादी चाहिए। भट्ट साहब, आपके पास आते हैं। इलाज क्या है? कब तक इनको दूध पिलाते रहेंगे? ये सब जहरीले विषधर ही तो हैं। क्या कहेंगे आप इनको? देखिए, ये जो जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसको आप जेएनयू कहते हैं, ये जवाहर यूनिवर्सिटी नहीं है, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी है। और ये पंच मक्कारों का गढ़ है, मुल्ला, मैकाले, मार्क्सिस्ट, मीडिया और मिशनरी। और प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 2 महीनों में, नवंबर दिसंबर में 2 बार लगातार कहा है कि हमें भारत को डीकोलोनाइज करना है। 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने जिस शिक्षा व्यवस्था की स्थापना की थी, उसको 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2035 में। तो हमारे पास 10 साल का समय है कि ये औपनिवेशिक मानसिकता की गुलामी से हम लोग मुक्ति पा लें। तो लेकिन हमें केवल ये नहीं देखना है कि ये लोग क्या बोले हैं। ये लोग तो जो है पिछले 10-12 साल से बोल रहे हैं। और जितने आतंकवादी थे, अफजल गुरु के पक्ष में भी बोलते थे, और इनके पीछे तो वकीलों का भी एक बड़ा गुट है। और रात में 2 बजे अफजल गुरु के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट खुलवाई थी। इनके पीछे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, जो आपका पॉलिटिकल है, एकेडमिक है और मीडिया है। ये पॉलिटिकल कवर फायर देने का काम करती है कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम। एकेडमिक कवर फायर मिलता है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी से। ये लोग आके टीवी में डिबेट करते हैं, अखबारों में लेख लिखते हैं। और दूसरा, लेफ्टी जेहादी नेहरूवियन युग का जो मीडिया है, अंग्रेजी वाला, वो इनका साथ देता है, वो इनके पक्ष में नैरेटिव खड़ा करता है। और एक मैडम आती है, सस्ती शेरवानी, वो कहते हर दिन, वो तो कहती हैं हर दिन एक जख्म मिल रहा है। उनको धुरंधर फिल्म में नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे से उनको लगा था कि इस्लाम पे खतरा हो रहा है। लेकिन आज भारत के प्राइम मिनिस्टर और भारत के गृह मंत्री के खिलाफ इतने प्रोवोकेटिव नारे लगाए जा रहे हैं, तो सस्ती शेरवानी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये एक लंबी लड़ाई है। और जैसा कि कश्मीर फाइल फिल्म का डायलॉग था कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। तो अब सिस्टम भी उनके हाथ से आ रहा है। भट्ट साहब, आप जिनको याद कर रहे हैं ना, मैं जरा उनकी एक आवाज सुनवा देता हूं आपको। आपको भी थोड़ी शांति मिलेगी। जब नई संसद का लोकार्पण हो रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगोल लेकर के जा रहे थे। और अभी जब कुरान हाथ में लेकर के ममदानी ने शपथ ग्रहण की, तो दोनों पर इन्होंने क्या कहा है उसका एक फुटेज में सुनवा देता हूँ। हाथ में कुरान तो गंगो जवान तहजीब है, वो तो एक मिनट सुन लेते हैं। पहले इन्होंने क्या कहा था और अब इन्होंने क्या कहा है। ये जो 2 मुंहे सांप है ना, जिसको दुमई बोलते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, ये बड़े खतरनाक होते हैं। सुन लीजिए। नई संसद के उद्घाटन के नाम पर आप यकीन जानिए, न सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर बल्कि एक नागरिक के तौर पे भी उसने मुझे शर्मसार किया है। आज मेरा देश एक लोकतंत्र के तौर पे नजर नहीं आया। आज मेरा देश एक ऐसे समाज के तौर पे नजर नहीं आया, एक ऐसे देश के तौर पे नजर नहीं आया जो कि संविधान से संचालित होता है। न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी, इसके अलावा वो पहले ऐसे मेयर बने जिन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण लिया। पहले न्यूयॉर्क के ऐसे मेयर, पहले मुस्लिम मेयर बने। इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि ये कैसा सेक्युलरिज्म है, क्यों ज़ोहरान ममदानी कुरान पर हाथ रखकर उन्होंने शपथ ग्रहण किया। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि संविधान जो इस बात की इजाजत देता है कि तमाम लोग, चाहे वो भारत का संविधान हो या संविधान हो वो अमेरिका का, कि तमाम लोग अपने फेथ के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, अपनी मान्यता के हिसाब से अपना जीवन जी सके। वो तो अपनी मान्यता के हिसाब से जीवन जी सकते हैं, नरेंद्र मोदी नहीं जी सकते। जनाब, आप जिहाद से रोक रहे हैं। यही तो जिहाद है, सॉफ्ट जिहाद इसको बोलिए। नरेंद्र मोदी नहीं सेंगोल ले सकते हाथ में,
और ममदानी जो है वो कुरान लेकर के अगर शपथ ग्रहण करें तो वो तो उनका अधिकार है भाई। आपको क्या लगता है कि आप अपनी सभ्यता को 1000 साल की जो जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, मार्क्सवाद और ब्रिटिश और पुर्तगीज और फ्रेंच उपनिवेशवाद का जो हमने गुलामी 1000 साल से हमने झेली है, क्या आपको लगता है 10 साल में मोदी सब उसको मुक्त कर लेंगे? ये इतना आसान काम है क्या? आपका इतिहास बहुत समाप्त कर दिया गया, आपका शत्रु बहुत समाप्त कर दिया गया, सेकुलरिज्म के नाम पर आपको बधिया बना दिया गया। जो 1000 साल में तुर्क और अरब, अंग्रेज और फ्रेंच और पोर्टुगीज मिलके नहीं कर पाए, वो सनातन धर्म को नष्ट करने का, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का वो काम पिछले 75 ईयर्स में हो गया। और गंगो जमन तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता और ये ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, क्या किसी मौलाना ने आज तक इसका नाम लिया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम? तो ये लंबी लड़ाई है और इसका केवल एक ही इलाज है, वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म। इसके बगैर इनका मुकाबला नहीं हो सकता। एंड इट्स ए लॉन्ग ड्रॉन बैटल। ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, ये सांस्कृतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर ये लड़ाई लड़ी जानी है और ये लड़ाई लड़ी जा रही है। बाबा जी आपके पास आते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान आजकल फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्या हैं, पार्टी भाव नहीं दे रही है, महत्व नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या है, किसी रोग से ग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। आज फिर उन्होंने एक बयान दागा है और जरा सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, बात यह है कि 50% टैरिफ से कोई व्यापार संभव नहीं है। यानी एक तरह से उन्होंने अमेरिका भारत का व्यापार पर, विशेषकर भारत से जो माल निर्यात होता है उसको बंद कर दिया है, टैरिफ लगाकर बंद कर दिया है, क्योंकि हम डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते, इसलिए टैरिफ का इस्तेमाल किया है। भारत को सहन करना पड़ेगा, जो भी निर्यात अमेरिका को होता था उससे जो भी मुनाफा हमारे लोग कमाते थे वो नहीं मिलेगा, तो आपको दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे। इसकी कोशिश चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ टैरिफ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और 50% लगा दे, व्यापार तो पहले से बंद है, निर्यात तो हो नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता। तो अब सवाल है कि क्या वेनेजुएला में हुआ इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रम्प साहब ले जाएंगे क्या? वही बात बची है बस। बात ये कि ये कांग्रेसियों का सपना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ट्रंप वैसे ही उठा करके ले जाए यहाँ से, जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी के साथ उठा करके ले गए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये पगला गए हैं, इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है? नहीं सर, वो आईफोन का हर 6 महीने पे ना नया वर्जन आ जाता है। मैंने तो कभी यूज किया नहीं है, मैं तो एंड्रॉयड ही यूज करता हूँ, शायद अभिषेक भाई बेहतर जानते होंगे। उसके नाम जैसे पता नहीं क्या, मैक्स प्रो, मैक्स प्रो, और पता नहीं फिर उसको और एक नाम बढ़ा देते हैं। हमने तो अंग्रेजी में खाली 3 ही डिग्री सुनी थी, वो सुपरलेटिव डिग्री और कौन कौन सी होती थी ना, पर आईफोन ने वो 8-10 डिग्री तो बना चुका है। सर कांग्रेसियों के बिना सर डिग्री बढ़ती जा रही है। पहले तो इनका था कि भाई चलो तुक्के से जीत गया 14 में मोदी, 19 में हरा लेंगे। फिर यार ये तो 19 भी जीत गया, तो इन्होंने कहा ईवीएम चोरी होती है। फिर उसके बाद जब ईवीएम वाला नहीं चला तो इन्होंने बोल दिया वोट चोरी होती है। जब वोट चोरी नहीं चली तो इन्होंने कहा यार ऐसे तो हारेगा नहीं, चलो नेपाल बांग्लादेश ही कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा यार हमारी तो जैन जी इतनी निकम्मी है कि इसको सड़क पे दिल्ली आके फूंकनी चाहिए, तो ये न्यू ईयर पे जो है वो बांके बिहारी मंदिर में भजन गा रही है। इतनी ऐसी, मतलब इस जैन जी के भरोसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? तो उन्होंने अब जैन जी से भी हार मान ली सर। अब मैक्स प्रो वर्जन आ गया कि भैया जब कुछ भी काम नहीं कर रहा तो यार उठा ही लो, जैसे मधुर को उठाया, मुझे किसी तरह पीएम बना दो।
अब तो सर जेएनजी से भी हार गई है, अब नहीं होगा। तो नेपाल और बांग्लादेश की क्रांति अब दिल्ली में नहीं होनी है, अब तो बस किसी तरह मोदी को उठवा लो। और ये है कांग्रेस का स्तर, ये है जो आज कहा है ना। और ऐसा सर, ये सिर्फ आप पृथ्वीराज चौहान की बात मत करिए सर, जितने भी कांग्रेसी हैंडल्स हैं और जितने भी इनके यूट्यूब चैनल्स हैं उनके मैंने तो कल उनका पूरा बकायदा वो कंपाइल किया था कि वो लोग क्या सोच रहे हैं कि कैसे मोदी का जो है मोदी को उठा के ले जाएगा ट्रंप। तो सर ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये अभी और भी आगे जाएगी। गए हैं ना, और आगे गए और आएंगे ना, जैसे आईफोन के नए नए मॉडल आएंगे, इनके भी आएंगे ऐसे ही। मैं आपको दिखाता हूँ और दर्शकों से भी साझा करता हूँ। ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जी, इसमें कैप्शन लगाया गया है, मोदी के डर का खामियाजा देश भुगत रहा है। अब क्या है, जरा देखिए। एआई जनरेटेड ये एक वीडियो आज फिर जारी किया है इन्होंने 4 घंटे पहले। हेलो ट्रम्प जी, कैसे हो आप? मोदी, मैं तुमसे नाराज हूँ। लेकिन ट्रम्प, आप नाराज क्यों हैं? जैसा जैसा आपने बोला मैंने तो वैसा ही किया। सीज फायर कराया, रूस से तेल लेना कम कर दिया। तुम जानते हो मुझे खुश करना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। नहीं मालिक, आप जैसा जैसा बोलोगे मैं वैसा वैसा करूंगा। जनता पर बोझ लाद दूंगा। बस आप खुश हो जाएं मुझसे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मोदी के डर का खामियाजा देश भुगत रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये लोग कितना निचले स्तर पर उतर चुके हैं? नहीं सर, नहीं ये वो ये नहीं है सर। मैं बताऊं, मैंने गांव में देखा है, जब बीमारी से हताश हो जाता है ना मरीज, तो उसके घर वाले उसको चंगाई सभाओं में ले जाने लगते हैं, चमत्कार हो जाएगा, ओझैती झाड़ फूंक करने लगते हैं, मंदिरों में माथा टेकवाने लगते हैं। जैसे मैंने बताया कि चमत्कारिक चंगाई सभाओं में ताबीज गंडा बंधवाने लगते हैं। तो ये उस हताशा को पहुंच रहे हैं सर धीरे धीरे। ये सब क्या है? जब आप एआई का सहारा लेके इस प्रकार का नैरेटिव लोगों में बिल्ड करते हैं या लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आपको क्या लगता है लोग नहीं पहचान रहे, लोग नहीं समझ रहे हैं कि कांग्रेस इस स्तर पे गिर रही है? सर, स्तरहीनता का भी कुछ तो, एक नीचे गिरने की भी एक कुछ तो सीमा है ना। वो सीमा एकदम ही लांघते जा रहे हैं। मैं सर एक मिनट थोड़ा सा पीछे चर्चा जो हो रही थी ना जेएनयू वाली, मेरे एक मित्र हैं जो कि पूर्व कामरेड रहे हैं, और एक बार अभिषेक जी की सुन लेते हैं, कुछ कह रहे थे, फिर आपके पास आता हूँ, जेएनयू पे आता हूँ आपके। जी अभिषेक जी, आप कुछ कह रहे थे। सर, मैं इस सरकार का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन मेरा एक क्षोभ है सर। इस देश में एक मंत्रालय है जो परमानेंट छुट्टी पर है, और वह है आईएनबी मंत्रालय। जब इंदिरा जी को शास्त्री जी की सरकार में शामिल होना था, तो उन्होंने कहा भाई हमको ये वाला मंत्रालय तो चाहिए। आज तक मैंने इतने बड़े मंत्रालय को छुट्टी पर नहीं देखा है। आप प्रधानमंत्री जी के बारे में एआई वीडियो बनाएंगे, इस आदमी पर यूएपीए लगना चाहिए। ये मिस इन्फॉर्मेशन और ब्लंट, जिसको कह सकते हैं कि एआई का ब्लंट मिसयूज है। आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो चीज है ही नहीं, आप ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको जारी करेंगे, वो भी कांग्रेस के। इस आदमी पर जिसने बनाया है, इसको भी, यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है सर। बचपन में एक मैंने कहानी पढ़ी थी, और वो छतरी घुमाते घुमाते जा रहा था और पीछे में आदमी को चोट लग रही थी, तो एक आदमी आया और कंटाप नीचे रखा, तो बोला मारा क्यों? छतरी घुमाना मेरा अधिकार है। तो सामने वाले ने कहा तुम्हारा अधिकार वहां समाप्त होता है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। जहां नाक मतलब यहां पर प्रतिष्ठा। आप
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिष्ठा को धूमिल करने का ये प्रयास कर रही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आता है। जी बाबा जी, अपनी बात पूरी करिए। मैं एक बात बोलूंगा सर, कि जो कुछ कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस ने पिछले 35 सालों में भारत की राजनीति में जो राष्ट्रवादी मध्यमार्गी पॉलिटिकल स्पेस है, उस पे पूरी तरीके से अब बीजेपी का कब्जा हो गया है। आज कांग्रेस जो है फ्रिंज की पार्टी है, मार्जिन की पार्टी है, किनारे की पार्टी है, वो मुख्य धारा की पार्टी नहीं रह गई है, और वो एकदम एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी यानी कम्युनिस्ट पार्टी, नक्सलवादी पार्टी हो गई है। तो अब वो अपनी पॉलिटिकल लड़ाई केवल ये जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे लड़ने को अब वो अभिशप्त है, मजबूर है। उसके पास विकल्प क्या है? और ये जो पृथ्वीराज चौहान है, ये आईआईटी का इंजीनियर है, मुख्यमंत्री रहा है महाराष्ट्र का, मनमोहन सिंह के समय पीएमओ में राज्य मंत्री रहा है। और जरा इसकी भाषा सुनिए। महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं और उसमें रेलेवेंट रहने के लिए, उसमें केवल मराठा आइडेंटिटी को उभारने के लिए वो कभी पीएम को गाली देता है, कभी ऑपरेशन सिंदूर के, अभी हाल में उसने भारतीय सेना के बारे में बहुत ही अनाप शराब जो है और गैर जिम्मेदार बयान दिया है। तो कांग्रेस जो है खुद ही निपट रही है। उसके पास लगातार गाली देने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं बचा है, वरना तो वो खबरों से गायब हो जाएगी। जी बाबा जी, आप जेएनयू वाला कुछ सुना रहे थे, ये बता रहे थे। तो मेरे एक मित्र सर पूर्व कॉमरेड हैं, मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा यार ये जेएनयू में आके स्टूडेंट जब ये वामपंथी हो जाता है और ऐसे करने लगता है, तो ये पहले से ही वामपंथी होता है कि यहाँ आके इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है? तो उन्होंने मुझे एक बड़ी मजेदार बात बताई। उसने कहा भैया जेएनयू में एक तंत्र काम करता है छात्रों का, जो आने वाले छात्रों को सिगरेट, चरस, गांजा, दारू और ओपन सेक्स, इसका लालच दे के अपने साथ पहले उठना बैठना शामिल करता है। अब नया नया बेचारा, अच्छा यूपी बिहार के गांव के लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, जो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बंद सोसाइटी है, जहां लड़की से सिर्फ बात कर लेना एक बहुत बड़ी लग्जरी होती थी पुराने जमाने में। अब तो फोन आ गया तो मान लीजिए, तो उनको ये बहुत अट्रैक्टिव लगता था कि यार जेएनयू का माहौल तो बहुत सही है बॉस। जब ये 3-4 चीजें मिल जाती थी तो वो दिमाग फिर सरकुंद हो जाता। उसके बाद इनके इन्फ्लुएंस में लेके इन 3-4 चीजों के, फिर चाहे जो आइडियोलॉजी हो पे घुसा लो लड़के को, लड़की को। सर इंटरनेट पे एक बड़ी फेमस कहानी, आप लोग भी खोज के पढ़िएगा, कॉमरेड पूसी की कहानी, कि एक लंपट वामपंथी गांव से आई हुई एक लड़की को कैसे अपने जाल में फंसाता है। बड़ी अच्छी कहानी है, अभिषेक भाई ने तो जरूर पढ़ी होगी, मुझे पक्का विश्वास है, कॉमरेड पूसी की कहानी। मैंने पढ़ी है सर। ब्राह्मण पितृ सत्तात्मक कहाँ निकालोगी, मेरे शरीर पर हाँ, कैसे उसको वो सुट्टा मारना सिखाता है, कैसे दारू पीना सिखाता है, और कैसे उसको वो पथभ्रष्ट करके कॉमरेड बनाता है। अच्छा सर, एक चीज तो ये सब सरकारी यूनिवर्सिटियों में ये माहौल नहीं होता था। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। एक बार मैं अपने एक दोस्त के साथ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चला गया पंजाब में, तो सर वहां पे जहां देखो वहां पे शाम के टाइम लड़के लड़कियां पेयर बना के और विभिन्न मुद्राओं में पूरी यूनिवर्सिटी में लेटे हुए। मेरे लिए सर ये बहुत अजीब थी। उसके बाद हम उन दिनों रहते थे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, वो एक सरकारी यूनिवर्सिटी है। तो मैंने कहा चलो आज पूरी यूनिवर्सिटी का राउंड मार के मैं भी देखता हूं शाम को कि कितने लड़के लड़कियां जोड़ा बना के बैठे हैं। सर आपको विश्वास नहीं होगा, पूरी यूनिवर्सिटी में कम से कम 3 किलोमीटर का सर्कल है पंजाबी यूनिवर्सिटी का, एक भी लड़का लड़की मुझे इस मुद्रा में बैठे हुए नहीं मिले, और एक भी लड़का लड़की, बात तो छोड़ दीजिए, हाथ में हाथ पकड़े हुए नहीं मिले। एक बेंच पर 2 लड़के लड़कियां बात कर रहे थे, पर वो चर्चा एकेडमिक हो रही थी, उनके हाव भाव बता रहे थे, और दे वर मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 3 फीट। तो मैंने कहा ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में इतना ओपन
माहौल क्यों बनाया गया? तो उसने बोला यही तो एकमात्र अट्रैक्शन है इन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का, सरकारी यूनिवर्सिटी में ये नहीं करने को मिलता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने जेएनयू से शिक्षा लेके जानबूझ के ये माहौल बनाया कि भैया और कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, शिक्षा मिलेगी चाहे नहीं मिलेगी, डिग्री मिलेगी चाहे नहीं मिलेगी, जो चीज 2500 में मिलनी चाहिए वो 5 लाख में मिलेगी, गर्लफ्रेंड मिलेगी इसकी गारंटी, और हर 2 महीने बाद बदल के मिलेगी। सर ये जेएनयू कल्चर की देन है शिक्षा व्यवस्था को भारत में। और सर जब दिमाग से आदमी जब कुंद हो जाता है ना, तो उससे कुछ भी नारा लगवा लीजिए आप, जब वो नारा दारू और सुट्टे के इन्फ्लुएंस में ही लग रहा है। अब जरा जल्दी से मेरिट पर बात करते हैं। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति के किसी भी तरह के प्रेशर में हैं? क्या वो उनके प्रेशर में काम कर रहे हैं? जैसा वो चाहते थे क्या प्रधानमंत्री ने वैसा किया है? अगर किया नहीं है, अगर किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप आए दिन धमकियां क्यों देते रहते हैं? आए दिन वो ये क्यों कहते रहते हैं कि मोदी जी ने मुझसे वादा किया है कि दिसंबर तक वो रूस से तेल खरीद शून्य कर देंगे, खत्म कर देंगे। तेल खरीद तो शून्य नहीं हुई है, बल्कि जब नई दिल्ली के टूर पर आए थे, दौरे पर आए थे राष्ट्रपति पुतिन, तो वो तो कह करके गए कि तेल का निर्यात भारत को यथावत जारी रहेगा, कोई किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं आएगा। जो चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप के आप F-35 खरीदिए या दूसरे साजो सामान खरीदिए, क्या भारत ने खरीदे? क्या ट्रेड डील अमेरिका की इच्छा के अनुसार अभी तक सिरे चढ़ पाई? वो चाह रहे थे कि जो हमारे यहाँ का सड़ा हुआ अनाज है, जिसको वहां पर सूअर खाते हैं, वो भारत ले ले। क्या भारत ने लिया? क्या डेयरी मार्केट भारत ने उसके लिए खोल दिया? तो इस तरह का दुष्प्रचार करने के पीछे कौन सा परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? व्हाट्सएप पहले आप और उसके बाद अभिषेक और बाबा जी के पास जाएंगे इसी मुद्दे को लेकर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है 5 महीने पहले कह चुके हैं कि वो भारत का एग्रीकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री सेक्टर नहीं खोलेंगे और इसके जो भी परिणाम होंगे वो इसको भुगतने के लिए तैयार हैं। और प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप चौथे राष्ट्रपति हैं। बराक ओबामा का भी दबाव था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर में भी तमाम दबाव थे, फिर जियो बाइडेन के दबाव थे, और डोनाल्ड ट्रंप का ये सेकेंड टर्म है। डोनाल्ड ट्रंप का ये दबाव था कि आप जो है रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम मत खरीदिए, इंडिया ने खरीदा। और ये भी धमकी दी गई कि आपके ऊपर कटसा लगाएंगे, काउंटरिंग द अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट लगाएंगे। कहा लगा दीजिए, टर्की पे लगा दिया, आज भी लगा हुआ है, भारत पे नहीं लगा। भारत पे दबाव था कि आप जो है कोरोना की वैक्सीन ग्लोबल साउथ अफ्रीका के गरीब देशों को सस्ते दामों पे मत दीजिए, भारत ने दिया। भारत पे दबाव था कि आप जो है और अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन का कुछ इंग्रेडिएंट्स अमेरिका से इंपोर्ट हो रहे थे, कुछ समय के लिए अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन भारत ने नहीं माना, फिर उन्होंने उस सप्लाई को प्रारंभ कर दिया। तो एक लंबी सूची है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, श्रिम्प पे 58% से अधिक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन के ऊपर कोई टैक्स नहीं, एडिशनल टैरिफ नहीं लगाया है, क्योंकि अमेरिका में बिकने वाली 50% दवाइयां भारत में मैन्युफैक्चर्ड होती हैं और वो सब जेनेरिक होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं। तो ये दबाव जियोपॉलिटिकल है। अब और अमेरिका केवल सीधा दबाव नहीं डाल रहा है, पाकिस्तान में उसका चिंटू बैठा है, वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, और बांग्लादेश में भी जो तख्ता पलट करवाया है, केवल इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट से के जरिए इंडिया को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए। मणिपुर में जो चर्च द्वारा प्रायोजित हिंसा हो रही है, केवल वहां की बीजेपी सरकार ने अफीम की खेती को रोका, 30,000 हेक्टेयर से अधिक में अफीम की खेती को खत्म कर दिया, और तो ये दबाव वहां बनाया जा रहा है। अभी नेपाल में जेन जी के नाम पर बवाल कराया गया,
उसके पहले आज से 1.5-2 साल पहले श्रीलंका में बवाल कराया गया था। और फिर दुनिया में पाकिस्तान ये प्रचार करता है कि इंडिया आइसोलेटेड है, इंडिया अकेला पड़ गया है, पूरे साउथ एशिया में एक भी इसके देश के साथ नहीं है। चीन ने यही खेल मालदीव में किया था, लेकिन इंडिया ने, चीन ने वो खेल उसका पलट दिया। अब जो मिजुजू है फिर से जो है वो तमीज से व्यवहार कर रहा है, उसको मालूम है कि इंडिया के बगैर उसका काम नहीं चल सकता। ये बहुत लंबी लड़ाई है और ट्रंप ने लगातार दबाव डाला है। और आपको याद होगा जब वो अपने फर्स्ट टर्म में आए थे इंडिया, दिल्ली, फरवरी 20 में, जब शर्जील इमाम साहब दिल्ली को आग में झोंकने का शुभ कार्य कर रहे थे, तब ट्रंप ने कहा कि आपके यूपीआई की वजह से हमारा वीजा और मास्टर कार्ड कंपनियां जो है बर्बाद हो गई हैं, प्लीज गिव अस ए लेवल प्लेइंग फील्ड। आज जरा पता करिए, 5 साल पूरे हो गए हैं, क्या इंडिया में किसी के पास मास्टर कार्ड और वीजा का क्या एटीएम कार्ड है? हाँ, इनके पास थोड़ा सा हिस्सा बचा है क्रेडिट कार्ड का। पूरे पटना में आपको 5 लोग नहीं मिलेंगे जिनके पास वीजा और मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का या किसी भी सरकारी बैंक का। तो ये इंडियन इकोनॉमी के ऊपर लगातार दबाव है और डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया का मार्केट चाहिए। उनके पास कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ है नहीं। उनके पास या तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है या हाईटेक है। उनके पास है क्या? मैन्युफैक्चरिंग पावर तो आज की तारीख में चाइना है। कौन सा ऐसा सामान जो है बनाता है अमेरिका जो इंडिया उनसे खरीदे? हम उनसे क्रूड ऑयल ले सकते हैं, हम उनसे गैस ले सकते हैं, हम उनसे जो है वेपनरी हथियार ले सकते हैं, लेकिन उनके हथियार सारे हमारे काम के नहीं है। जो हमारे लिए जरूरी है वो हमने लिए हैं। हेलीकॉप्टर लिया है। मेन पॉइंट ये है कि वो तो बहुत कुछ बेचना चाहता है। भारत वो खरीदे, वो चाहता है एग्रीकल्चर सेक्टर खोलिए, डेयरी खोलिए, पोल्ट्री खोलिए। वो अगर सोयाबीन का जो उसके बाद इफरात है, सोयाबीन कहीं बिक नहीं रहा है। सीधी सी बात ये है भट्ट साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे, जो उनके वाणिज्य मंत्री चाहते थे, विदेश मंत्री चाहते थे, वो भारत ने नहीं किया है। उनके दबाव में हम नहीं आए हैं। हम उनके दबाव में नहीं आए हैं। बड़ी सीधी सी बात ये है। जी बाबा जी। सर, भट्ट साहब ने एकदम सही पॉइंट आउट किया कि अमेरिका अनाज के अलावा ऐसा कुछ नहीं उगाता जिसका मार्केट भारत हो, पहली बात। और भारत के साथ सबसे बड़ा डिविडेंड ये है कि सर वी आर 140 करोड़ माउथ्स, 180 करोड़ लोग हैं जो उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कंज्यूम कर सकते हैं। अगर मोदी खोल दें तो, मोदी ने मना कर दिया भैया हम नहीं खोलेंगे, ऐसा तुम कुछ नहीं बनाते हो जो हमारे यहाँ पहली बात तो ना होता हो और तुमसे बेहतर क्वालिटी का ना होता हो। और अभी तो हमारे पास खुदा इतना पोटेंशियल है सर। अभी आप 10 साल रुक जाइए, ये इंडस वाटर ट्रीटी और इधर गंगा जी वाली ट्रीटी भी इस साल खत्म हो रही है। मार्च में खत्म हो रही है। मार्च में खत्म हो रही है सर। जिस दिन रावी, चिनाब, झेलम और इंडस का पानी राजस्थान में आ गया ना सर, एक अकेला जिला इतना गेहूं उगा के रख देगा कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। राजस्थान और एमपी अभी पूरी तरह वर्जिन लैंड्स पड़ी हुई हैं जहां सिर्फ पानी की कमी है। जिस दिन वो पानी की कमी भारत ने पूरी कर ली, नदी जोड़ों का कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है, बड़ी बड़ी नहरें खोद के उधर का पानी इधर। तो सर बात यह कि इनके पास एग्रीकल्चर के अलावा ऐसा अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है जो अमेरिका बेच लेगा? मोदी ने उसको नहीं खोला है। तो सर बात यह है कि मोदी प्रेशर में नहीं आएंगे और किसी की औकात नहीं है कि हमको प्रेशर में रह ले। चीन क्या बना रहा है सर? दिवाली की झालर बना रहा है, गणेश जी बना रहा है, बच्चों का लट्टू बना रहा है, टेडी बियर बना रहा है। वो भी क्या बन रहा है सर? मैं तो 2 बच्चों का बाप हूं, सारा मेड इन इंडिया खिलौना हो गया 90% पूरे इंडिया में। बिल्कुल, जितना कार वगैरह सारा इलेक्ट्रिक कार देख रहे हैं सब मेड इन इंडिया है। और चाइनीज माल की रेपुटेशन देश में है कि चाइनीज नहीं चलेगा चाइनीज की कोई तो सर
भारत जिस तरीके से मोदी के नेतृत्व में काम कर रहा है, और सर बात है ना, कांग्रेस के पास सिवाय ये झूठ बोलने के और ऑप्शन क्या है, आप बताइए ना। नहीं, एक और बात है सर, मैं इसमें ऐड कर देता हूं। मोदी को डराओगे, कॉक्स बाजार में जो हुआ तुम्हारे इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरों के साथ, मुंह छुपा के मास्क लगा के सिंगापुर का रूट पकड़ के भागे हो, मोदी को डराओगे। गुजराती व्यापारी तो वैसे भी बार्गेन नहीं करता, वो बोल देता है ये मेरा रेट है, ये लेना है। मीट डेयरी प्रोडक्ट नरेंद्र मोदी नहीं आने देंगे। इसका दो कारण है। भारत का इकोनॉमी तो कारण है, लेकिन वो स्वयं सनातन धर्म में बड़े आस्थावान है और इस देश के लाखों सनातनी डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग पूजा पाठ के लिए करते हैं। वो नहीं चलने देंगे नरेंद्र मोदी। इस बात को लोग समझें, संभव ही नहीं है। बाकी जो गुलाटी मारना है मार लो। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी आपका भी, और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब आपका भी, बाबा रामदास जी आपका भी। आप लोगों ने इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। दर्शकों से एक निवेदन है, 8:30 बजे आप लोग इधर उधर देखिए मत, बिल्कुल सीधे ओशियन नेटवर्क पर आ जाइए। रोजाना राष्ट्रीय महत्व की, राष्ट्र हित की चर्चा यहाँ होती है, ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा यहाँ होती है। इसलिए इधर उधर मत देखिए, 8:30 बजे अलार्म भर लीजिए और ओशियन नेटवर्क पर आइए। सर एक स्लोगन दीजिए, पलट तेरा ध्यान किधर है, ओशियन नेटवर्क इधर है। तो 8:30 बजे आप ओशियन नेटवर्क ट्यून करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर आपको टॉप क्वालिटी के विश्लेषक मिलेंगे। भट्ट साहब का स्नेह है, वो हमेशा रहते हैं। कोई इमरजेंसी हो जाए अलग बात है, वरना अभिषेक जी हैं, बाबा जी हैं, लगातार उनका एक स्नेह बना हुआ है, प्यार बना हुआ है। तो 8:30 बजे ओशियन नेटवर्क। और इस समय काफी दर्शक जुड़े हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद भी करूंगा और ये भी कहूंगा कि अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और दो विद्वान हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके YouTube चैनल भी हैं, बाबा के स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, और अभिषेक तिवारी का द अभिषेक तिवारी शो। उनको भी आप सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।